हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का दूसरा बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 1 काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जब आपका क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा तो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले होंगे तो वह सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में इन करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग बोर्ड एग्जाम में आने के चांस होते हैं। और फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो होता है उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक आप इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 को कवर करेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 को कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, क्योंकि इसमें आप पूरा डेटा जानते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व क्या है, वृद्धि कैसे होती है और संगठन क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, ये सारा चीज का जानकारी आपको इस चैप्टर के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि जनसंख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि एक तरह से जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, और जनसंख्या कहाँ कितना घनत्व है, कौन सा स्टेट में, कौन सा राज्य में, इसको हम लोगों ने जाना था। निवल कृषि क्षेत्र क्या है, कृषि जनसंख्या किसको बोलते हैं, कृषि घनत्व और कायिक घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित, ये दोनों को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है, और आगे ये सब पॉइंट आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट का कंटेंट आपका यहां से स्टार्ट होता है, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को आप नोट करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को नोट करेंगे। नोट अगर नहीं करते तो फिर आपका क्लास करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि माइंड जो है वो वोलेटाइल है, आप इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करेंगे माइंड में, वो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद जो वो इरेज हो जाएगा, वो अपने आप इरेज कर देगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग नोट बनाएंगे, और नोट बनाएंगे तभी बेहतर होगा, नहीं तो फिर आपका सिर्फ एक तरह से टाइम का, समय का बर्बादी है। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पार्ट का, कि वर्ष 2001 से 2011 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या जो बढ़ी 1981 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर एक तरह से धीमी रही 1991 से 2001 के बीच, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैल गई और परिवार नियोजन जैसे पलायन केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने लगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों, यूपी क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, यूपी के पास है। 2011 का डेटा देखेंगे जनगणना का, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी के पास है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 के दशक की तुलना में 2001 से 2011 के दशक की वृद्धि दर में कमी पाई गई है। जैसे कि वृद्धि दर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को तो पढ़ाया है। जैसे कि वृद्धि दर निकाल, सॉरी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो जी बराबर होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, ये आपका क्या है, दशक की वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला है। तो दशक की वृद्धि दर कैसे निकाला जाएगा वो आपको तो पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो तुलना की जा रही है, कंपेरिजन की जा रही है कि 1991 से 2001 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, दशक की वृद्धि दर, वो 2001 से 2011 के बीच समान रही है, नहीं, ये दर जो है कम रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम यानी 3.5% और तथा महाराष्ट्र में 6.7% में सबसे ज्यादा गिरावट थी। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता का उल्लेख करें। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे प्रांतों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड में औसत वृद्धि दर जो है 1991 से 2001 के बीच, यहाँ डैश होगा। ठीक है, 1991 से 2001 के बीच 20 से 25% रही है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें किशोरों की वृद्धि है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है ना, तो भारत में सबसे बड़ा रोल, एक फैक्टर है किशोरों की वृद्धि, यानी किशोरों की जनसंख्या में वृद्धि। वर्तमान में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश जो है 20.9% है, और 2011 के अनुसार ये डेटा आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2011 में ही जनगणना हुआ था, 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो 2011 के अनुसार 20.9% एक तरह से किशोरों की संख्या है, जो किशोरों की उम्र कितना है, 10 से 19 वर्ष। ठीक है, जिसमें
47.3% जो है किशोरियां हैं और 52.7% किशोर की जनसंख्या। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यह आपका जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी जनसंख्या कहाँ कितना बटी हुई है, ये आपका क्षेत्रीय विभिन्नता है 2011 के डेटा के अनुसार। अब चलिए अगला आपका टॉपिक है एनवाईपी के बारे में, यानी नेशनल यूथ पॉलिसी। क्या है? नेशनल यूथ पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है, यानी राष्ट्रीय युवा नीति। फरवरी 2014 में शुरू की गई थी एनवाईपी को, जो 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति के युवा के रूप में परिभाषित करता है। यानी एनवाईपी के अनुसार युवा वही होगा जिनका उम्र 15 से 29 वर्ष होगा, उसी को एनवाईपी क्या कहती है? युवा कहती है। यानी एनवाईपी यानी नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में ये शुरू हुई थी और इनके अनुसार परिभाषा ये दिया गया युवा का कि वो लोग युवा कहलाएंगे जिनका उम्र 15 से 29 वर्ष है। ठीक है, 29 वर्ष जैसे टपा तो वो युवा नहीं कहलाएंगे और 15 वर्ष के पहले वो बच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो 15 से 29 वर्ष आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों की एक रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क तैयार करना था। 2015 में जो कौशल विकास और उद्यमिता की एक नीति बनाई थी, उसका मेन पर्पस यही रहा था कि देश भर में जो कौशल से संबंधित जो भी गतिविधि है, जो भी एक्टिविटी है, उसका एक रूपरेखा तैयार करना है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। ठीक है, तो एनवाईपी समझ गए कब शुरू की गई? 2014 में शुरू की गई। परिभाषित करती है एक तरह से युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु के जो किशोर किशोरियां हैं उसको युवा के रूप में परिभाषित करती है एनवाईपी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, जनसंख्या को लिंग, आयु, निवास, धर्म, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, जाति के आधार पर वर्गीकरण कर जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या, यह संगठन हो गया है, संगठन होगा। ठीक है, जनसंख्या संगठन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप जनसंख्या को लिंग के आधार पर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? पुरुष जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या। ठीक है, तो और पुरुष और स्त्री में जनसंख्या में आप डिवाइड कर दिए, उसका वर्गीकरण कर दिए। अब उसका विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं कि पुरुष क्या करते हैं कि प्राथमिक कार्य में ज्यादा लगे हुए रहते हैं, या फिर महिला जो है घर के कार्य में ज्यादा लगी हुई रहती है। पुरुष की आयु इतनी होती है, महिला की आयु इतनी होती है। पुरुष का एक तरह से मतलब रहन सहन ये होता है, मतलब उसकी विशेषताओं के बारे में आप लोग अध्ययन करना है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर बांट कर। अब देखिए आयु के आधार पर अगर बांटेंगे तो 0 से 18 के बच्चे होंगे, उनकी विशेषता के बारे में जानेंगे। 18 से मतलब 35 अब जो भी यंग लोग हैं उसके बारे में जानेंगे। 35 से 65 जो प्रौढ़ हैं उसके बारे में जानेंगे। 35 से प्लस जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब आयु के आधार पर अगर आप जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं तो आपको उनकी विशेषता के बारे में पता चलता है, जो क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, आयु के आधार पर, निवास के आधार पर अगर हम जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या हमको मिलेगा। सही बात है कि नहीं? ग्रामीण जनसंख्या, उसके बाद आपका नगरीय जनसंख्या मिलेगा। निवास के आधार पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या के लोग जो होते हैं, ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो प्राथमिक कार्य में ज्यादा लगे हुए रहते हैं, वो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। नगरीय जो जनसंख्या है वो तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे हुए रहते हैं, या व्यापार करते हैं, एक तरह से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, उद्योग में कार्य करते हैं, फैक्ट्री में कार्य करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि निवास के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण करके वहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं? जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। धर्म के आधार पर कोई मुस्लिम समुदाय से है, कोई अदर समुदाय से है, कोई मतलब जैन धर्म से है, कोई मतलब हिंदू धर्म से है, इसके भी आधार पर हम लोग क्या करते हैं? धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, उनका एक तरह से सॉरी वर्गीकरण करते हैं। बांटने का मकसद ये कहना कि वर्गीकरण करना और उसका संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भाषा के आधार पर, भारत एक बहुभाषिक देश है। ठीक है, भारत एक बहुभाषिक देश है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि टोटल 22 भाषा को संविधान में क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है, संविधान में अधिकार दिया गया कि 22 भाषा जो आधिकारिक भाषा होगी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में, भारतीय संविधान में 8वीं 22 भाषा को मतलब अनुसूचित एक तरह से दर्जा दिया गया है। नहीं, भारतीय भाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 64 लाख क्या है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, हमको भी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो 6,40,867 गांव है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, डिजिट को याद रखिए। ऐसे अगर आप डिजिट याद नहीं रखते ना तो इसको याद रखिए कि 6,40,867। ठीक है, 6,40,867 ऐसे बेटर होगा, 6,40,867 ऐसे डिजिट में आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, गांव में जिसमें इतना प्रतिशत क्या है? गांव बसे हुए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भाषाई संगठन
सिंपल सी बात है। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत में जो है राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर क्या होता है कि भाषा जो होता है ना, भाषा में हम लोग ये जो हिंदी एक भाषा है, क्योंकि भाषा में साहित्य होता है, भाषा के क्षेत्र ज्यादा होते हैं, भाषा में व्याकरण ग्रामर होता है, भाषा को लिखा पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन बोलियां जो होती है किसी विशेष क्षेत्र की होती है। जैसे कि मैथिली बोली है, भोजपुरी एक बोली है। बोली में जो होता है किताब वगैरह नहीं लिखा जाता, इसमें साहित्य नहीं होता। भोजपुरी का भाषा लिखते हुए देखें कहीं? नहीं देखे। भोजपुरी किताब में, भोजपुरी भाषा में कहीं किताब छपते, या फिर मैथिली भाषा, या फिर आपका कोई एक तरह से जो क्षेत्रीय बोलियां है उसके बारे में आप लोग जाने। यानी बोली जो होती है ना, इसका एरिया लिमिटेड होता है। ठीक है, एक जिला, दो जिला, तीन जिला तक ऐसे ही बोला जाता है, और भाषा का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थी। ठीक है, भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 को हुआ था। भाषाई सर्वेक्षण भारत में किया गया 1903 से 1928 तक भाषाई सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, आधुनिक भारत में संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि भारत के 8वीं अनुसूची यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को एक तरह से दर्जा दिया गया है, आधिकारिक दर्जा दिया गया है, और तीन भाषा जो विशेष दर्जा दिया गया है, तमिल, कन्नड़, याद रखिएगा, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, तमिल सॉरी कन्नड़ एक तरह से हो जाएगा आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल। ठीक है, ये जो भाषा है, ये तीन भाषा को विशेष भाषा का दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, भाषाई संगठन आप समझ गए। अब देखिए जनसंख्या संगठन और भाषाई संगठन क्या होता है, इसको आप अच्छे तरह से समझ गए। अब देखिए आपको भाषाई संगठन के आधार पर आपको भाषा परिवार और उसको उप परिवार को जानना है। यहाँ से आपको 110% आपको गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार है। पहला जो है ऑस्ट्रिक यानी निषाद 1.38%। ये परसेंटेज आप याद रखेंगे। बोलने वालों की संख्या यानी बोलने वाले जन की संख्या, जनसंख्या कितना है, 1.38% ऑस्ट्रिक भाषा है। और उप परिवार अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रो एशियाई, ऑस्ट्रो एशियन। ठीक है, अब देखिए भारतीय यूरोपीय आर्य जो है कितना, इसका बोलने का परसेंटेज कितना ज्यादा है, 73%। ये इंडो आर्य उप परिवार इसका हो जाएगा। चीनी तिब्बती यानी किरात जिसको बोलेंगे 0.85%। तिब्बती म्यांमारी हो जाएगा। द्रविड़ यानी 20%। सियामी चीनी हो जाएगा। सबसे ज्यादा बोलने वाले परिवार यानी सबसे ज्यादा जिस परिवार में, भाषा परिवार में जनसंख्या की सबसे ज्यादा संख्या किस में है, तो भारतीय यूरोपीय में। ठीक है, इंडो आर्य में 73%, उसके बाद द्रविड़ में, उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रिक में, और लास्ट में चीनी तिब्बती में। ठीक है, तो भाषा और परिवार और उप परिवार ये चीज आप याद रखेंगे। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि धार्मिक संगठन यानी भारत, पाक और बांग्लादेश, भारत, पाक और भारत बांग्लादेश सीमा से संलग्न जिलों में यानी सटे हुए जिलों में जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू J&K यानी जम्मू और कश्मीर, J&K लिखे हैं तो समझ जाइए जम्मू और कश्मीर। ठीक है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों में दक्कन पठार तथा गंगा के मैदान के प्रकीर्णन क्षेत्र को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। ठीक है, हिंदू अगर बात की जाए, हिंदू धार्मिक संगठन की अगर बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर का कुछ जिला को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के पठारी भागों को, राज्यों को छोड़ दीजिए, तो लगभग सभी राज्य में हिंदुस्तान के वो लोग वितरित हैं, यानी प्रमुख रूप से वितरित हैं। 70 से 90% तक, इससे भी अधिक मतलब ये लोग वितरित है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर में, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, यूपी के अनेक जिलों, दिल्ली में और उसके आसपास के लक्षद्वीप में सांद्रित है, मतलब केंद्रित है, मतलब प्रजेंट है। ठीक है, सांद्रित, केंद्रित, प्रजेंट, उपस्थित, जो भी समझ गए होंगे। ठीक है, जो मैंने बोला सबका लगभग सेम अर्थ है। ठीक है, ज्यादातर सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में संकेंद्रित है। सिख लोगों की अगर बात की जाए तो वो लोग सबसे ज्यादा कहां मतलब केंद्रित हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, ये तीनों स्टेट के बारे में आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत के छोटे धार्मिक समूह जैन तथा बौद्ध हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात तथा महाराष्ट्र है। ठीक है, जैन की अगर बात की जाए, जैन का जो मतलब एक तरह से क्षेत्र है, जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्र हो जाएगा, गुजरात तथा महाराष्ट्र में। ठीक है, बौद्ध जो है अधिकांश महाराष्ट्र में केंद्रित है। बौद्ध धर्म के जो भी मानने वाले लोग हैं, जो भी जनसंख्या है, वो महाराष्ट्र में केंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे।
अगला देखिए आपको पढ़ाया जा रहा कि ईसाई धर्म के लोग जो हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। ग्रामीण क्षेत्र मैंने अभी जस्ट अभी को पढ़ाया कि भाषाई संगठन यानी जनसंख्या संगठन निवास के स्थान पर निवास के आधार पर जनसंख्या का अगर वर्गीकरण करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या मिलेगा और नगरीय जनसंख्या मिलेगा। ठीक है, तो ईसाई धर्म के लोग जो है वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित हैं, फैले हुए हैं। मुख्य साधारण पश्चिम तट के साथ केरल और गोवा और मेघालय, केरल गोवा और मेघालय में है। ठीक है, साथ ही साथ मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी ईसाई लोगों को देखा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ आपको डेटा प्रोवाइड की जाती है परसेंटेज के रूप में। ये परसेंटेज आप याद रखेंगे, आपको आगे भी कंपटीशन में भी काम आएगा। सिर्फ आप जो यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन, यहाँ जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यही आपका कंपटीशन में आएगा ना। आगे अगर आप कोई बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो आप कंपटीशन बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप कंपटीशन देना चाहेंगे तो यहीं से आपको पूछा जाएगा, बाहर से तो नहीं पूछा जाएगा ना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई तथा 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध, 0.4% जैन है। ठीक है, यानी धार्मिक संगठन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो समुदाय की सबसे ज्यादा जो लोगों की संख्या है वो हिंदू धर्म के मानने वाले की संख्या है 79.8% है। उसके बाद दूसरा नंबर पे 14.2 यानी 14.2% मुस्लिम है, 2.3% ईसाई है। बहुत अच्छा है, क्योंकि लोहा जो होता है ना, लोहा कच्चा लोहा जो होता है वो क्या होता है, प्योर जो लोहा होता है ना, प्योर लोहा जो वो होता है एक तरह से मजबूत नहीं होता। क्या होता है, वो मजबूत नहीं होता। जब ये लोहा में कांसा भी मिलाया जाए, कॉपर भी मिलाया जाए, जिंक भी मिलाया जाए, ठीक है, तो ये और मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कह भी गए हैं कि भारत विविधता का देश है और विविधता में ही हमारी एकता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग हैं लेकिन यही हमारी यूनिटी है, यही हमारी एकता है। देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसके साथ नफरत कर रहे हैं, कौन किसके साथ भाईचारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बात भूल लिया जाता है जब देश पर मुसीबत आती है। ठीक है, जब देश में बॉर्डर में कुछ होता है तो पूरा देश एक साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। ठीक है, और यही हमारी एकता है, विविधता ही एकता है, विविधता में एकता हमारी पहचान है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, ये सारा चीज जो होता है एक तरह से वैसे भी जो सबसे बड़ा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। ये सब बात मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मीडिया जो आजकल के है वो आजकल क्या है, भड़काऊ भाषण ज्यादा देते हैं। कुछ मतलब किसी धर्म के खिलाफ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, ठीक है, कभी किसी को लाके स्टूडियो में लाके बैठा देंगे और बोलेंगे कि बोलो भाई इस धर्म के खिलाफ बोलो। और वह भी जनता के इंडिया के भारत के लोग ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग कि उनका मतलब चैनल का जो रेटिंग है बनाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए उनका चैनल देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। भाई आपको जानबूझ करके आपको एक तरह से आपका खून को खौलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि जानबूझ करके वो लोग किसी धर्म के बारे में क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और एक तरह से अपना चैनल का जो रेटिंग है वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला पॉइंट है कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर को देखते हुए भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। आर्थिक स्तर अगर देखी जाए तो आर्थिक स्तर को देखते हुए पहला जनसंख्या मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो एक साल में कम से कम 183 दिन काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाएगा। वह व्यक्ति जो एक साल में 183 दिन से कम दिन काम करता है सीमांत श्रमिक कहलाएगा। जो कोई काम नहीं करता बेरोजगार और श्रमिक, कोई काम नहीं, दूसरे का सिर्फ कहानी सुनो, दूसरे के बारे में बोलो, इसका चुगली उसका वहां, ठीक है, इसका बात लेके उसके पास, इसका बात लेके उसके पास, और श्रमिक बेरोजगार। ठीक है, जो कोई काम नहीं करता। 183 दिन आपको याद रखना। ठीक है, जो 183 दिन कम से कम 183 दिन काम करेगा मुख्य श्रमिक और 183 दिन से कम काम करेगा सीमांत श्रमिक, नहीं करेगा तो अश्रमिक। ठीक है, ये किया आर्थिक स्तर को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अश्रमिकों का अंश 60% तथा मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों का कुल मिलाकर 39.8% था। ठीक है, श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में 39.6% है। ठीक है, समाज का विभाजन महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक तथा जैविक रूप से माना जाता है। ठीक है, महिला है, पुरुष है और ट्रांसजेंडर है। ठीक है, आगे देखिए कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक तथा कृषि मजदूर हैं तथा 33.8% घरेलू काम में, श्रमिक जो होगा घरेलू काम में, घरेलू उद्योग में कार्यरत हैं, घरेलू काम में लगे हुए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की श्रमजीवी जनसंख्या
चार प्रमुख वर्गों में बांटी गई है। कृषि मजदूर यानी खेत में काम करने वाले, कृषक के पास काम करने वाले, किसानों के पास काम करने वाले, कृषक यानी किसान, घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिक। ठीक है, चार प्रकार के मजदूर हैं। श्रमजीवी जनसंख्या है, ये 2011 के अनुसार बांटा गया। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्राथमिक सेक्टर में महिला की संख्या ज्यादा है। प्राथमिक सेक्टर यानी आपका कृषि हो जाएगा, कृषि। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि हो जाएगा आपका, पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन, आखेटन, खनन, एक तरह से खनन हो जाएगा, यानी आपका खनन क्या, कोयला वगैरह निकाला जाता है खदान से, वही क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा। तो प्राथमिक सेक्टर में महिला की श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड जैसे प्रांतों में किसानों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो आप यहाँ प्लीज वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, भागना नहीं है। हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कि चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि श्रमजीवी जनसंख्या चार प्रकार की होती है, कृषि मजदूर, कृषक, घरेलू औद्योगिक मजदूर और अन्य श्रमिक। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि श्रम यानी आर्थिक स्तर को देखते हुए मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है, 183 दिन अगर ज्यादा काम करेगा, 183 दिन कम से कम तो मुख्य श्रमिक, उससे कम करेगा सीमांत और नहीं करेगा तो अश्रमिक। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि धार्मिक संगठन के बारे में पढ़ा, भाषा, परिवार और उपपरिवार के बारे में पढ़ा, भाषाई संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन क्या होता है, एनवाईपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता, ये आपका पार्ट 2 का कंटेंट था। ये क्या है, पार्ट 2 का कंटेंट है। अब पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के दो घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, कृषि घनत्व और काय घनत्व क्या होता है, कृषि जनसंख्या क्या है, निवल कृषि क्षेत्र क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका एंड हो गया, पूरा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया। तो आगे जो वीडियो आएगा आपका, इसका जो क्लास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।